हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुकर राजा अपने यूट्यूब चैनल SST में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 के बारे में बात करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का कुछ क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर पाठ 1 से, जो कि पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर को लेके आया हूं। तो सभी को ये पता होगा, शीत युद्ध आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं कि शीत युद्ध में क्या होता है। शीत युद्ध में होता है ठंडा युद्ध, मतलब शीत में ठंडा, युद्ध में लड़ाई झगड़ा, ये सब तो जानते होंगे। तो क्या होगा कि शीत युद्ध को हम पहले समझते हैं, शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा। क्या होगा? युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना होती है। ये शीत युद्ध का मतलब ही होता है युद्ध की संभावना। युद्ध होता नहीं है, केवल संभावना व्यक्त किया जाता है। तो इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है। इसमें युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष, ये सब बना रहता है और ये संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। ये शीत युद्ध के बारे में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे से समझा दिया। ये कब हुआ था? अब मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा है अमेरिका तथा सोवियत संघ। ये 1945 से 1990 तक ये सिलसिला चला था। अमेरिका, जो कि बहुत ताकतवर राष्ट्र हुआ करता था, और सोवियत संघ भी उस जमाने का बहुत ही ताकतवर राष्ट्र था। अमेरिका तो अभी भी है, लेकिन सोवियत संघ समाप्त हो चुका है। तो ये दोनों के बीच 1945 से 1990 तक ये शीत युद्ध चला था। अब इसके आगे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे पास है कि शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई से क्या तात्पर्य है। तो शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई क्या है? तो विचारधारा क्या? मेरा विचार ये है, दूसरे का विचार वो है, तो इसी के बीच में जो लड़ाई होती है उसको विचारधारा की लड़ाई कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मैंने लिखा है आंसर में, तात्पर्य ये शीत युद्ध की विचारधाराओं से तात्पर्य यह है कि दुनिया में आर्थिक, सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, बस इसी की लड़ाई चलती है। अमेरिका कहता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में बहुत अच्छी है, और सोवियत संघ कहता था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था दुनिया में बहुत बेहतर है। तो ये दोनों की जो लड़ाई थी, बस इसी दोनों की बात को लेकर थी। तो आइए समझते हैं, पूंजीवाद में जो अमेरिका कहता था उसमें क्या क्या आते हैं। तो पूंजीवाद में आते हैं सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। सरकार इस काम में, जो पूंजीवाद जो अमेरिका के द्वारा बताया गया था, वो सरकार के हाथ में काम कम होता है। वो व्यापार को अधिक बढ़ावा देती है, और जितने भी चीज होते हैं वो पर्सनल होता है या फिर प्राइवेट करना चाहती है। और वही समाजवाद की ओर को देखें तो समाजवाद का कहना था, या फिर सोवियत संघ का कहना था कि समाजवाद में सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। पूंजीवाद में क्या था? सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में नहीं होती है, कम होती है। लेकिन समाजवाद, जो कि सोवियत संघ का कहना था, सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। सोवियत संघ का जो फरमान था कि समाजवाद ही बेहतर है, तो इसमें था निजी व्यवस्था का विरोध। तो बस इसी दोनों के बात को लेकर शीत युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई चलती थी। ये आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं शीत युद्ध का कारण क्या था। तो दोनों महाशक्तियां क्या? अमेरिका और सोवियत संघ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई, तो उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? हथियारों की होड़ शुरू हो गई। मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 के आसपास, तो दोनों ही महादेश जो थे, अमेरिका और सोवियत संघ, वो दोनों बहुत ताकतवर देश थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दोनों आपस उभर गए, और
दोनों में चलने लगा। अमेरिका सोचता था कि सोवियत संघ से ज्यादा वो ताकतवर है और सोवियत संघ सोचता था कि अमेरिका से ज्यादा हम ताकतवर हैं। तो बस इसी के यही दोनों महाशक्तियां आपस में जब दूसरा विश्व युद्ध कंप्लीट हुआ तो यही सोच के कारण हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों एक अपने पास हथियार जमा करने लगे और यही हथियार जमा करने की जब होड़ शुरू हुई, यही घटना शीत युद्ध का कारण बन गई। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा 1914 से 18 के बीच हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ। पहले थे मित्र राष्ट्र और दूसरे धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। तो अभी आपको ये सोच के या फिर कंफ्यूजन में हो गया आप कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ खड़े हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के पीरियड है, उस पे हुआ था 1939 से 1945। तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों उसमें मित्र राष्ट्र में थे और दोनों साथ मिल के युद्ध किया करते थे। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ आपस में एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन हो गए। तो इसके बारे में मैंने तो पहले बता दिया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पर। तो कब गिराया था, क्या उसके कूट नाम थे बमों के, बमों की क्षमता क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था अमेरिका का बम गिराने का, चलिए जानते हैं। तो अमेरिका ने अगस्त 1945 ध्यान में रखिए क्योंकि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध का पीरियड था, में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। बमों के कूट नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए गए तो उसकी तारीखें अलग अलग थी। एक की तारीख थी 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में और नागासाकी में 9 अगस्त 1945। और बमों की क्षमता क्या थी? 15 से 21 किलोटन। ये सुनने में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन उस समय यही 15 से 21 किलोटन की बमों ने पूरा तबाही मचा दिया। चलिए अब जानते हैं। अमेरिका की बहुत आलोचना भी हुई इस काम के लिए। तो आलोचना में क्या कहा गया था कि जापान तो आत्मसमर्पण करने वाला था, ऐसे में बम गिराने की क्या आवश्यकता थी। तो अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा, हम यह चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्द समाप्त हो जाए और आगे नुकसान ना हो। अब बताइए कि ऐसा थोड़ी होता है भाई, जब एक युद्ध हो रहा है तो आप ऐसा क्यों बताना चाहते हो कि जल्द ज़्यादा नुकसान ना हो। आप तो नुकसान दे दिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम क्यों गिराया? और अमेरिका के इस हमले के पीछे उद्देश्य यह था कि वो दिखाना चाहता था सोवियत संघ को, किसको? सोवियत संघ को, कि सोवियत संघ जो उसका कट्टर दुश्मन था, उसको यह दिखाना चाहता था कि वो ही एक महाशक्ति है अमेरिका और सोवियत संघ उससे कम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है क्यूबा मिसाइल संकट। ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबा मैप में या फिर गूगल मैप में आप देख के बता सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा कि क्यूबा कहाँ है, आप उसको डिनोटेड कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके बुक में ही आएगा। क्यूबा में मिसाइल संकट क्या है? तो क्यूबा जो कि अमेरिका के तट से जुड़ा हुआ था, अमेरिका के तट से। तो आपको लगता होगा कि अमेरिका का वो दोस्त था, फ्रेंड था, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा था। अमेरिका के तट से जुड़े होने के बावजूद ये जो क्यूबा था, ये सोवियत संघ का फ्रेंड था, मित्र था। ये दोनों में आपसी अमेरिका और क्यूबा में आपसी मतभेद चलते थे, लेकिन ऐसा प्रकट होने कभी इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि टच में था, तट पे स्थित था। और
इसके जो नेता थे, इसके नेता का नाम था जिदेल कास्त्रो। क्यूबा के नेता का नाम था जिदेल कास्त्रो। यह नजदीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। इसे कूटनीतिक वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ इसे क्या देता था? कूटनीतिक, जो कि राजनीतिक सलाह देना होता है, उसे कहते हैं वित्तीय सहायता। आप जानती होंगे, पैसों की मदद करता था। ये करता था सारा सोवियत संघ। किसको? क्यूबा को। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव। सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता खुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दें, और सोवियत संघ ने ऐसा कर भी दिया। सोवियत संघ ने क्या सोचा कि हमारा फ्रेंड है तो हम उसे कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तो क्यूबा को क्यों ना ऐसा किया जाए कि हथियारों को वहां जमकड़ा बना दिया जाए, वो हमारा युद्ध अमेरिका से, उसके तट से ही लड़ा जाए। तो क्या किया, और ऐसा उन्होंने कर दिया 1962 में। पूरे अपने हथियार को वहां पहुंचाना शुरू कर दिया, और एक हथियार का अड्डा बन गया वहां। अब क्या हुआ, अब अमेरिका हथियारों की तैनाती के बाद नजदीकी निशाने पर आ चुका था, और सोवियत संघ लगभग दुगने तेजी से या फिर दुगने से ज्यादा ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता था। किस प्रकार? क्योंकि वो अपने सैन्य बल को क्यूबा में स्थित कर लिया था, और वहां से अमेरिका तो ज्यादा दूर था नहीं। तो अमेरिका को सोचिए, अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को जाके ये पता चला कि क्यूबा में ये सब घट रहा है, तो उन्होंने बहुत प्रकट की। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते के बाद लगी। जॉन एफ केनेडी, ये अमेरिका के नेता का नाम था। 3 नेता का मैंने नाम यहाँ बताया, तीनों को आप लोग को याद कर लेना है। पहला, क्यूबा के नेता जिदेल कास्त्रो, सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव, और अमेरिका के नेता जॉन एफ केनेडी। इसको आप लोग को याद कर लेना है। ऐसा कुछ करने से डर रहे थे जो अमेरिका के नेता थे, वो युद्ध से, मतलब युद्ध ऐसा ना हो जाए। अगर युद्ध होता तो बहुत भयंकर, मान लीजिए वो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। तो उन्होंने ये बताया कि जॉन केनेडी कुछ ऐसा करने से डर रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाए। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु या फिर क्लाइमैक्स कहते हैं। नहीं चाह रहे थे कि युद्ध हो, तो फिर आगे इन्होंने अपने जंगी बेड़े भेजे, और युद्ध के हालात सामान्य हो गए, युद्ध हुआ नहीं। तो हम आते हैं अब आगे कुछ क्वेश्चंस में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटे देश का महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ था? तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्से में। तो पूर्वी हिस्सा दे दिया गया सोवियत संघ को। किसे दे दिया गया? सोवियत संघ को। और पश्चिमी हिस्सा अमेरिका। तो ये दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार कहाँ खड़ी कर दी गई? यूरोप में। यूरोप में कहाँ? यूरोप में जर्मनी में। जर्मनी में बर्लिन में। जर्मनी के अंदर भी बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई, जिसे हम बर्लिन की दीवार भी कहते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। अब क्वेश्चन है कि छोटे देशों का महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ था? तो जब महाशक्तियां जो थी वो अपने अंदर छोटे छोटे देश को मिलाने लगी, और छोटे छोटे देश भी महाशक्तियों में मिलने लगे, तो इससे क्या लाभ था? तो पहले उनको, छोटे छोटे देशों को वादा मिल रहा था, सुरक्षा का वादा, कि महाशक्तियों का कहना था कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा। दूसरा था हथियार, और तीसरा था आर्थिक मदद भी की जाएगी, या हथियार भी दिए जाएंगे, आपको सुरक्षा भी मिलेगी। ये था छोटे देशों का महाशक्तियों में जुड़ने का लाभ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब मैंने क्वेश्चन को ही उलट दिया कि महाशक्ति क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी। अरे वो महाशक्ति थी तो क्या जरूरत थी कि आपको छोटे छोटे देशों को शामिल कर ले? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा। तो कारण ये था, ये 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, यही मुख्य कारण था। महत्वपूर्ण संसाधन उनको मिल जाता देशों से, जैसे तेल, अगर इराक को मिलाता तो तेल उससे मिल जाता, खनिज, पेट्रोलियम ये देशों से मिल जाता। भू क्षेत्र, जहां वो अपनी सेना का संचालन कर सकते थे, एक टुकड़ी रख सकते थे, या फिर टुकड़ी बाई टुकड़ी वो अपने सेना को संचालित कर सकते थे। सैनिक ठिकाने, अगर छोटे छोटे देश अगर शामिल हो जाएंगे तो अपने सैनिकों को भेज के वहां पे जासूसी करवा सकते थे। आर्थिक मदद,
जब ये आर्थिक मदद की बात आती है तो छोटे छोटे देश सैन्य बलों का खर्चा उठाते थे। तो बस इसलिए महाशक्तियां इनको अपने में शामिल करना चाहती थी कि ये 4 महत्वपूर्ण काम उनके हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अमेरिका संगठन नाटो के बारे में लिखो। तो आप सभी को पता होगा नाटो क्या है। अमेरिका का एक संगठन था। तो इसमें मैं बताऊंगा अमेरिका में जो ये नाटो था उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, इसमें कितने सदस्य थे और सभी का क्या उद्देश्य था। चलिए जानते हैं। अमेरिका संगठन नाटो के बारे में लिखना है तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1949 में। सदस्य कितने थे? 12 थे। उद्देश्य क्या था? सभी 12 सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे, मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होता है तो उसे अपने ऊपर हमला मान के और मिलकर मुकाबला करेंगे। यही नाटो की स्थापना का उद्देश्य था। चलिए और अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंतिम चरण की ओर, जो कि मैं 2 आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, उसको आपको याद कर लेना है। हम जानेंगे सेटो और सेंटो के फुल फॉर्म को। तो सेटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। अब सेंटो का होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय संधि संगठन। ये तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आशा करता हूँ आप एक बार लाइक जरूर कर दोगे, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे। धन्यवाद।